The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. तो नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानीबाज भैया जी में। तो आप थंबनेल देख के आज की कहानी तो समझ ही गए होंगे। तो आज की कहानी है कोयले की खदानों के बारे में, कैसे होती है माइनिंग और कितनी कठिन होती है, कितनी जाने जाती है, कितना कुछ फेस करना पड़ता है उन लोगों को जो अंदर काम करते हैं। और कहानी शुरू करने से पहले हम आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमको बताया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में सबसे पहली कोयले की खदान रानीगंज में खोली थी। फिर एक एक करके देश में बहुत सी जगहों पे कोयले की खदान खोली गई और देश के बाहर भी। और उन सारी माइंस में बस एक ही चीज कॉमन थी, वो थी माइनर्स की मौत। डेली अखबारों में खबरें आती थी कि कैसे देश में चल रही खदानों में कितनी माइंस में मौत हो रही है। फिर सीन जाता है एक सरकारी ऑफिस में, जहां पे कुछ बदमाश लोग क्लर्क के कमरे के बाहर खड़े उसको बुला रहे होते हैं। और वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनके एक साथी को काम से निकाल दिया गया होता है। तभी वहां एंट्री होती है अक्षय कुमार आका सरदार गिल की, और वो आते हैं और प्यार से समझाते हैं। मगर जब वो गुंडे प्यार से नहीं समझते तो फिर उनमें से उनके लीडर को थप्पड़ मार देते हैं और फिर वो लोग वहां से चुपचाप चले जाते हैं। और फिर गिल साहब पहुंचते हैं अपनी वाइफ से मिलने, और गिल साहब होते हैं एक सेफ्टी ऑफिसर। और उनकी वाइफ से मिलते ही वो देखते हैं कि वो झूला झूल रही है, तो वो बोलते हैं तुमको प्रेगनेंसी की हालत में डॉक्टर ने ये सब करने के लिए मना करा है, तो तुम क्यों कर रही हो। इसमें उनकी वाइफ बनी है परिणीति चोपड़ा आका रानी। और फिर वो उनके साथ एक शादी में चले जाते हैं। और फिर होता है गाना। उसके बाद हमको दिखाया जाता है रानीगंज गांव, जहाँ पे लोग बहुत खुश रहते हैं, छोटी बड़ी खुशियां आपस में बांटते हैं, दुख सुख आपस में बांटते हैं, यानी कि बड़ा खुशनुमा सा माहौल होता है। फिर उसी रात गांव में रहने वाले सारे आदमी लोग जाते हैं ओवर टाइम करने माइंस में, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। किसी को अपनी बेटी की शादी करनी होती है तो किसी को अपने घर के कुछ काम होते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है कि माइनिंग कैसे होती है। वहां नीचे बहुत अंधेरा होता है और सबके सर पे सेफ्टी लाइट्स होती हैं। ये मूवी रियल बेस्ड स्टोरी पर बनी है। फिर दिखाया जाता है कोई कोयले की कटाई कर रहा है, कोई कोयले की खुदाई कर रहा है, और कोई निकले हुए कोयले को शिफ्ट कर रहा है। और माइनिंग का मतलब आप सबको तो पता ही होगा। माइनिंग में नीचे खदानों में बॉम्ब ब्लास्ट करने पड़ते हैं। और ऐसे ही बॉम्ब ब्लास्ट करते टाइम एक माइनर को दिखता है कि ऊपर से पानी गिर रहा है, और वो ये देखते ही सारे माइनर्स को भागने के लिए बोलता है। और ऊपर मैनेजर को कॉल करके भी बोलता है कि सारे चेक पॉइंट्स पे बता दो, जिससे सब लोग बाहर निकल सके। पर फिर कुछ माइनर्स तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, और कुछ लोग तो बाहर निकल जाते हैं मगर कुछ लोग नहीं निकल पाते और वो वहीं फंसकर मर जाते हैं। मगर अभी भी कुछ लोग नीचे फंसे हुए थे। और अगली सुबह गांव वाले माइन के बाहर आ जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं और अपने अपने रिलेटिव्स के बारे में पूछने लगते हैं कि वो कब बाहर आएंगे। और काफी गुस्सा बढ़ जाता है, जो कि वो लोग आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं। और तभी उधर सरदार गिल को माइन रेस्क्यू वैन दिखती है, जो कि जाम में फंसी होती है। फिर वो उसको वहां से निकलवा के माइन तक पहुंचाने में मदद करते हैं, और वो भी वहां पहुंच जाते हैं और गांव वालों को समझाते हैं कि आप लोग परेशान ना हो, मैनेजमेंट कुछ ना कुछ रास्ता निकाल रहा होगा आपके घर वालों को बाहर निकालने के लिए। और इधर सारे हेल्पर्स उज्जवल जी को बोलते हैं कि पानी भरे हुए काफी टाइम हो गया है, अंदर कोई नहीं बचा होगा, और हमको गांव वालों को बोल देना चाहिए कि अंदर कोई नहीं बचा है, वो सब मर चुके हैं। और उज्जवल जी को लग रहा था कि अगर माइनर्स वापस नहीं आए तो कोल इंडिया माइन को बंद करवा दिया जाएगा। और जैसे ही उज्जवल गिल को देखते हैं तो उनकी जान में जान आती है, और वो सभी से उनको मिलवाते हैं और बोलते हैं ये सरदार गिल है, सीनियर सेफ्टी ऑफिसर, इनका तजुर्बा बहुत अच्छा है, इन्होंने कभी माइनर्स को मरने नहीं दिया। और फिर वो माइंस के मैप्स को देखते हुए प्लान बनाने लगते हैं कि कैसे माइनर्स को बाहर निकाला जाए। फिर एक ऑफिसर दिखाया जाता है और उनके हेल्पर्स भी उनको वही बता रहे होते हैं कि उन्होंने पानी के जस्ट नीचे ब्लास्ट कर दिया है, इस वजह से पानी बहुत ज्यादा भर गया है, उनका बचा हुआ होना बहुत मुश्किल है। तब गिल साहब बोलते हैं कि हम सिर्फ अनुमान पे उन लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, अगर वो सब जिंदा हैं तो हमें उन सबको बचाना पड़ेगा। और ये खबर इतनी बड़ी थी कि सारे डिपार्टमेंट्स में कॉल पहुंच जाती है, क्योंकि 81 माइनर्स नीचे खदान में फंसे हुए थे। और ये खबर मंत्री जी तक भी पहुंच जाती है। और उधर गिल साहब को एक आदमी आके बताता है कि पास के एक कुएं में पानी के तेज बहाव के कारण बहुत तेज आवाज आ रही है। अब गिल साहब जाके देखते हैं तो पता चलता है कि वो कुआं खदान से मिला हुआ है, मगर पानी का बहाव इतना तेज है कि वो चाह कर भी वहां से माइनर्स को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तभी वहां पे एक एमएलए साहब आ जाते हैं, जो कि एक ऑफिसर को पकड़ के बोलते हैं कि अगर मेरे एक भी माइनर को कुछ भी हुआ तो तुमको नंगा करके मारेंगे और उसी खदान में फेंक देंगे। और तभी वहां उज्जवल और गिल साहब पहुंचते हैं और समझाते हैं कि हम सब ट्राई ही कर रहे हैं, आप गुस्सा ना होइए सर। और तभी वहां आता है दास, वो भी एक रेस्क्यू ऑफिसर होता है गिल की तरह, मगर वो वहां का इंचार्ज होता है, और आके एमएलए साहब से बोलता है
जब तक हम बंगाली बाबू यहाँ हैं तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सबको निकाल लेंगे। हम इस माइन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और एमएलए साहब खुश हो जाते हैं और बोलते हैं अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम तुमको प्रमोशन देंगे। और वहाँ का सारा चार्ज मिल जाता है दास को, और गिल और उज्जवल भी कुछ नहीं कर पाते। मगर गिल हार नहीं मानते और वो अपना काम जारी रखते हैं और रेलवे डिपार्टमेंट में कॉल करके बोल देते हैं कि वहां से जो भी ट्रेन निकले उसकी स्पीड 20 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। और ये भी बोल देते हैं कि ये ऑर्डर मेरा नहीं एमएलए साहब का है। तो वो लोग भी मान जाते हैं और वहां पे हेल्पर्स ये देखते हैं और बोलते हैं सरदार जी दिखते सीधे हैं मगर है नहीं, और काम भी बढ़िया करते हैं। उधर दास पहले अपना डेमोन्स्ट्रेशन डायरेक्टर के सामने पेश करता है कि देखिए सर, ये लोग यहाँ फंसे हुए हैं और ये वहाँ का पहला एंट्री पॉइंट है। कुछ टाइम में वहाँ का पानी का बहाव कम हो जाएगा और हम अपने 2 ऑफिसर्स को वहाँ नीचे भेजेंगे एक बड़ी सी बाल्टी में, और आसानी से उन सबको बाहर निकाल लेंगे। सिंपल है सर, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर आता है गिल साहब का टर्न और वो बताते हैं कि सर, नियम के हिसाब से खदान में जब भी पानी भरने लगे तो सभी वर्कर्स को सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंच जाना चाहिए, और नीचे जितने भी लोग फंसे हैं सब पुराने वर्कर्स हैं, तो जाहिर सी बात है वो सब भी वही करेंगे, वहीं जाने की कोशिश करेंगे। तो हम ठीक उसी के ऊपर बोरिंग करके एक कैप्सूल की मदद से एक एक करके उन सबको बाहर निकाल लेंगे। तो डायरेक्टर साहब उज्जवल से बोलते हैं कि तुम अगर बोलो तो हम इसको परमिट दे देंगे, मगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तो उज्जवल हाँ बोल देता है और दोनों अपने एक एक रिसोर्स से बोलते हैं, जिसमें से एक बोरिंग एक्सपर्ट होता है और दूसरा वो जिसने खदान का अंदर से इंस्पेक्शन किया था, यानी कि मैप की जानकारी देने वाला। तो ये लोग जाके अपना काम शुरू करते हैं और दूसरी तरफ कामचोर दास वही घिसे पिटे प्लान को आगे बढ़ाता है और अपने 2 ऑफिसर्स को नीचे भेजता है, मगर वही होता है जो गिल साहब पहले ही बता चुके थे। उन दोनों को चोट लग जाती है और वो लोग वापस बुला लिए जाते हैं और दिखाया जाता है खदान के अंदर जो लोग फंसे हुए थे उनका क्या हाल था। वो लोग एक दूसरे से बोल रहे थे कि पानी 23 नंबर खंबे तक आ चुका है और हम अगर यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो मारे जाएंगे। तभी कुमार बोलता है नियम के हिसाब से हम लोगों को सबसे ऊंची जगह जाना चाहिए, और ये भी बोलता है कि हम तुम लोगों को वहां लेके जा सकते हैं। पर तभी रवि बोलते हैं तुम लोग पागल हो गए हो, वहां जाने के रास्ते में बहुत तेज पानी बह रहा है, वहां जाएंगे तो मारे जाएंगे, हम लोग को यहीं रुकना चाहिए। और सभी माइनर्स को रवि की बात सही लगती है। ऊपर बलवीर उज्जवल को बताता है कि अभी बोरिंग में 6 घंटे और लगेंगे। फिर नीचे किशन आके बताता है कि पानी बहुत आगे आ गया है, हम लोग को तुरंत यहाँ से निकलना होगा वरना सब लोग मारे जाएंगे। और वो लोग मान जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के पानी में आगे बढ़ने लगते हैं। मगर पानी में आगे बढ़ते वक्त किशन का पैर फट जाता है और ऊपर बोरिंग कंप्लीट हो जाती है। तो गिल साहब उसमें से एक टॉर्च लटकाकर आवाज लगाते हैं, मगर नीचे से कोई आवाज नहीं आती, क्योंकि वो लोग अभी तक उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे होते हैं, क्योंकि बीच में एक ईंटे की दीवार होती है। तभी वहां नीचे एक लड़का पूछता है ये जगह तो बंद है, हम लोग इसके आगे कैसे जाएंगे? तो कुमार बताता है हम लोग इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि यही हाईएस्ट पॉइंट है। अगर ये हाईएस्ट पॉइंट नहीं होता तो यहाँ एक ईंटे की दीवार होती। तभी एक वर्कर जाके चेक करता है तो पता चलता है कि वो सच में एक ईंटे की दीवार है, क्योंकि उसके आगे काफी लोहा लंगड़ जमा था। फिर सारे वर्कर्स मिलके उस दीवार को तोड़ने लगते हैं और ऊपर से गिल साहब जोर जोर से आवाज लगा रहे होते हैं, मगर अभी वो लोग हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचे नहीं होते। तो गिल साहब को भी लगता है कि शायद नीचे कोई नहीं बचा और वो सबको बोल देते हैं। फिर गाँव वालों को गुस्सा आ जाता है और वो गिल साहब पर भी हाथ उठा देते हैं और एक आदमी उस पाइप से टॉर्च को ऊपर खींचने लगता है। तब तक वो लोग वहां पहुंच जाते हैं और जोर से आवाज लगाते हैं कि साहब अभी हम जिंदा हैं, मगर वो आदमी उनको सुन नहीं पाता और सब लोग निराश होकर वापस जाने लगते हैं। तभी वहां एक कुत्ता आता है और आकर उस पाइप में भौंकने लगता है। तो गिल साहब भी जाके देखते हैं और खुश होकर बोलते हैं उज्जवल साहब हमने कर दिखाया, अभी वो लोग जिंदा है। लिटरली जब आप ये सीन देखोगे तो नहीं गूज़बम्स तो आएंगे कि हाँ यार इतनी मेहनत सफल हुई। फिर सबको खाना पानी भिजवाया जाता है और गिल साहब कुमार से बोलते हैं कि जाकर अंदर देखो गैस बन रही है या नहीं, और किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए वरना सब लोग डर जाएंगे, हड़बड़ा जाएंगे। और फिर कुमार जाके देखता है और फोन में बातों बातों में बता देता है कि हाँ सर गैस बन रही है। फिर रवि को थोड़ा शक होता है और वो भी जाकर देखता है तो उसको भी पता चल जाता है कि गैस बन रही है। फिर उन सब में लड़ाई हो जाती है और फिर रवि गिल को फोन करके बहुत चिल्लाता है, बोलता मैनेजमेंट कुछ करेगी हमको बचाने के लिए या हम लोग यहीं मारे जाएंगे। फिर गिल साहब बोलते हैं मैं एक एक आदमी को बाहर निकाल लूंगा, मुझ पर भरोसा रखिए, आपको बाहर निकाल लिया जाएगा। फिर बोरिंग कंप्लीट हो जाती है और आता है फाइनल टाइम और सरदार जी का बनाया हुआ कैप्सूल भी तैयार हो जाता है। तो दास क्रेडिट लेने के लिए अपने एक आदमी को भेजता है, बोलता है ये है मेरा बंगाल टाइगर, ये अंदर जाएगा और एक एक करके सबको निकाल लाएगा। फिर वो अंदर जाता है और बीच में ही रोने लगता है और बाहर आ जाता है।
फिर दास के दोनों ऑफिसर डर के भाग जाते हैं और फिर एमएलए सर को दास की कलाकारी पता चल जाती है। वो दास को बांधकर मारते हैं क्योंकि लोड अनलोड के लिए बड़ी क्रेन की जरूरत होती है जो कि दास के पास थी, मगर उसने उसको खराब करवा दिया था। तो एमएलए साहब बोलते हैं 1 घंटे में हमको वो क्रेन वापस चाहिए वरना तुम्हारी खैर नहीं। फिर गिल साहब बोलते हैं हम अंदर जाएंगे और वो जाते हैं और एक एक कर लोगों को बाहर निकालना शुरू करते हैं, मगर मैनुअल बोरिंग से काम धीरे हो रहा था और टाइम भी निकल रहा था। फिर कुछ लोग तो बाहर आ जाते हैं और फिर आ जाती है दास की क्रेन और काम तेजी से होने लगता है। अब नीचे 3-4 लोग ही बचे थे, मगर पानी और गैस आगे आ चुके थे और हालत बहुत खराब थी। फिर जैसे तैसे गिल साहब सबको बाहर निकालते हैं और अकेले बच जाते हैं, मगर हालत बहुत खराब हो जाती है। वो बेहोश हो जाते हैं। फिर उनको अपनी वाइफ की याद आती है और वो उठते हैं और अपने कैप्सूल पर पहुंच जाते हैं, मगर उनका सिग्नल देने वाला लोहे का डंडा पानी में कहीं गिर जाता है। पहले तो वो ढूंढते हैं, फिर जब वो नहीं मिलता तो उनको अपने हाथ में पहने हुए कड़े की तरफ देखते हैं और फिर उससे इशारा करते हैं और ऊपर चले जाते हैं। फिर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं और उनकी वाइफ भी उनको गले लगा के रोने लगती हैं और कहानी हो जाती है खत्म। और ये है रियल सरदार गिल। सैल्यूट है उनकी बहादुरी को। तो सारे मिलके बोलो वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है। हम भी चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राम, राधे राधे।